हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालेंदु। कक्षा 10 के विज्ञान के एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम यानी कि ओम्स लॉ। अगर इसके पीछे के लेक्चर्स आपने नहीं किए हैं तो पहले जाके मेरे प्लेलिस्ट में विद्युत धारा जो यूनिट है अध्याय 12 आपकी किताब में दिया हुआ है एनसीईआरटी के हिसाब से पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया गया है। तो बिल्कुल शुरू से पढ़ना शुरू करो, एक एक टॉपिक एक एक चीज, जैसे कि विद्युत धारा क्या होती है, आवेश क्या होता है, फिर विभवांतर क्या होता है ना, फिर प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तमाम चीजें आप जान लोगे तो ओम्स लॉ आपके लिए इजी होगा और आसानी से आप समझ सकते हो। बाकी जो बच्चे पहले से पढ़ते आए हैं उम्मीद करता हूं वो रिवाइज करके आए होंगे और फिर उनको ये चीज समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो फिर देख लेते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, ओम का नियम, ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, बहुत आसान है अगर आपको प्रतिरोध पता है, प्रतिरोध के बारे में अगर आप जानते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार क्या लिखा है वो सब छोड़ो, पहले मेरी बातों को सुनो, समझो चीजों को। ओम के नियम के अनुसार क्या कहता है ओम्स लॉ कि ओम के नियम के अनुसार यदि कोई कंडक्टर है, कोई एक कंडक्टर है, कोई एक चालक है, सपोज दैट एक तार है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, कोई चालक तार है, इस तार में अगर आई धारा प्रवाहित हो रही है और इस तार के दोनों पॉइंट्स के बीच का विभवांतर भी है, इस तार के दोनों पॉइंट्स के बीच का विभवांतर भी है, तो ओम्स लॉ ये कहता है कि जो ये भी है ये प्रोपोर्शनल होता है आई के, यानी कि आई को बढ़ाने से भी बढ़ता है और आई को घटाने से भी घटता है। ये कौन कहता है? ओम्स लॉ कहता है, ओम का नियम कहता है। इसका सत्यापन भी करेंगे, इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे कि ये ऐसा कैसे होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि स्टेटमेंट क्या है ओम्स लॉ का। ओम का नियम ये कहता है कि किसी कंडक्टर में अगर आई धारा प्रवाहित हो रही है और उसके सिरों के बीच का विभवांतर अगर भी है तो हमेशा जो धारा आई है वो विभवांतर भी के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि धारा को बढ़ाने से विभवांतर बढ़ता है, धारा को बढ़ाने से विभवांतर बढ़ता है और धारा को घटाने से विभवांतर घटता है। तो उम्मीद करता हूं ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। तो इस स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हैं। देखिए ओम्स लॉ के अनुसार अब इस चीज को आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ओम के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर, हाँ एक पॉइंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आपने 25 डिग्री पे एक्सपेरिमेंट किया है तो 25 डिग्री पे ही पूरा एक्सपेरिमेंट करना है, ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर को घटा या बढ़ा रहे हो। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको कि निश्चित ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या कहा, V प्रोपोर्शनल टू I। अब ये चीज आपको पता है कि प्रोपोर्शनल से हमें ये पता चलता है कि दोनों में रिलेशन क्या है, लेकिन एग्जैक्ट रिलेशन क्या है वो कैसे पता चलता है? जब हम ये प्रोपोर्शनल हटा के हम क्या कर सकते हैं, V प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू लगा सकते हैं और इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। आपको पता है कि क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, एग्जैक्ट बताएगा ये कांस्टेंट की कितना गुना बढ़ता है फिर कितना गुना घटता है। तो V बराबर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई I हम लिख सकते हैं। और ओम ने एक्सपेरिमेंट किया था, इस कांस्टेंट को निकाला था और ये कांस्टेंट हमेशा किसी तार के प्रतिरोध R के बराबर आ रहा था। कैसे आ रहा था वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। R के बराबर आ रहा था तो आप यहां से इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप लिख सकते हैं V बराबर, ये R कांस्टेंट की जगह पे क्या आया, R आया, एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है, ये दोनों को V और I को कंपेयर करके निकाला गया। अभी कैसे निकलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये कांस्टेंट किसके बराबर आया था, R के बराबर आया था। इसका मान बदलेगा नहीं, यहां पे फिलहाल R कांस्टेंट आया तो हम लिख सकते हैं V बराबर R इंटू I, या फिर अच्छे से लिख दे तो I इंटू R, V बराबर I इंटू R। तो यही जो स्टेटमेंट मिला आपको, सिंपली V बराबर I R, यही है ओम्स लॉ या फिर ओम का नियम। ये OHM में H साइलेंट है, ध्यान रखना, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है, ओम्स लॉ। तो ये V बराबर I R जो है यही आपका क्या है, ओम्स लॉ है। ठीक है, R जो है प्रतिरोध के बराबर होता है, आपको पता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से भी इस स्टेटमेंट को बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है थोड़ा अलग तरीके से भी। तो ये लॉजिक हो गया, V बराबर क्या आ गया, I R आ गया। अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए, दूसरे शब्दों में थोड़ा लॉजिक को अलग किया जाए तो इसको, इसी स्टेटमेंट को तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, R को अगर एक तरफ रखो तो R बराबर क्या लिख सकते हो, V बटे I, क्योंकि I का गुणा हुआ है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। R बराबर तुम क्या लिख सकते हो, V बटे I। R बराबर क्या लिख सकते हो, V बटे I। इसका मतलब ये समझ में आता है कि चूंकि आपको ये तो पता है कि कांस्टेंट है कौन, ये R क्या है, कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट किसके बराबर है, V बटे I के बराबर है, यानी कि विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर है। तो दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि निश्चित ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके सिरों के बीच विभवांतर का अनुपात, बटे का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, अनुपात का अनुपात, यानी V बटे I हमेशा जो है वो नियतांक रहता है। वही यहां पे लिखा हुआ है कि उसके सिरों के बीच विभवांतर का अनुपात नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि ये कभी बदलता नहीं है। और वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है, उस चालक के प्रतिरोध R के बराबर होता है। ये एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है। इस कांस्टेंट को, ये कांस्टेंट R के बराबर होता है, कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंट से पता चला। वो एक्सपेरिमेंट में कराऊंगा क्योंकि 4 नंबर का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया और शायद इस बार
बार भी पूछा जाए कि ओम का नियम लिखिए और इस नियम का सत्यापन कीजिए, इस नियम को आप प्रूफ कीजिए या समझाइए कि कैसे ये नियम बनाया गया, तो अगर आप दोनों काम करते हैं तब आपको 4 नंबर मिलेगा। और 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, हर बार मैक्सिमम बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो उम्मीद करता हूं ओम्स लॉ आप डिफाइन कर पाओगे और वेरिफिकेशन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो दो तरीके से, एक तो आप कह सकते हो कि जो चालक में प्रवाहित धारा है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, समानुपाती, तो V बराबर I R इज द ओम्स लॉ। और दूसरे शब्दों में थोड़ा अलग तरीके से समझे, R को एक तरफ रख के तो बाकी V बाई I आ जाता है। इसका मतलब विभवांतर और धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है और वो जो नियत है, नियतांक है, वो किसके बराबर होता है, चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूं अब सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। पहले आप एक्सप्लेनेशन सुना करो, फिर आप बोर्ड पे देखा करो सर ने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, एक चीज आपको समझ में आएगी। तो मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ओम्स लॉ को डिफाइन कर लो, फिर फटाफट से आगे चलते हैं, ओम्स लॉ को सत्यापित करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ओम्स लॉ को सत्यापित करते हैं। देखिए चीजें अगर आपको समझ में आती है ना तो एक एक चीज आपको क्लियर होती चली जाएगी और एग्जाम में आपको घबराना नहीं पड़ेगा या ऐसा नहीं होगा कि आपको याद नहीं आ रहा। अगर मेरी बातें सुनते हो, एक्सप्लेनेशन सुनते हो, तो आपको हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। और इसमें कहीं ना कहीं देखो, जब आप एक अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो पढ़ाई आसान लगती है, और जब उसको खुद डिफिकल्ट बना लेते हो, चीजों को रटने लगते हो, समझने की कोशिश नहीं करते हो, पढ़ाई पे टाइम नहीं देना चाहते हो, आपको वो वीडियो चाहिए या फिर वो क्लासेस चाहिए जिसमें आधे घंटे 20 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाए, पूरी क्लास 1 घंटे में लोग पूरा विद्युत पढ़ा दे रहे हैं, तो वो पूरा नहीं पढ़ाया जा सकता है। हाँ, रिवाइज कराया जा सकता है जरूर, लेकिन पूरा नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है। आराम से आधे घंटे के लेक्चर्स हैं, इनको कंप्लीट कर लो। बोर्ड एग्जाम्स अभी हैं आपके पास 1.5 महीना, तो टाइम है यार, आराम से पढ़ लो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, और चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो ओम के नियम का सत्यापन करते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? वेरिफिकेशन करने के लिए हमें एक प्रयोग करना पड़ेगा, हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा जो कि ओम्स साहब ने किया था। हम यहां पे फिर से करते हैं। देखिए उस प्रयोग में क्या करना होता है बच्चों, क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक सोर्स लगाना पड़ता है। सपोज दैट मैंने एक बैटरी लगा दिया। पहले तो माइनस और प्लस, बड़ा वाला टर्मिनल क्या होता है, प्लस होता है, छोटा वाला टर्मिनल माइनस होता है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, सिंबल आपने पढ़ा होगा तो आपको पूरा पता होगा। यहां पे रास्ते में एक स्विच लगा दीजिए ताकि हम इस सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकें। स्विच लगा दीजिए। स्विच लगाने के बाद में एक अमीटर लगाइए। किस लिए? क्योंकि हमें करंट नापना है। एक अमीटर लगाइए, ये प्लस टर्मिनल है तो यहां जाके ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस टर्मिनल हो जाएगा। एक अमीटर लगाइए। अमीटर श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो मैंने इसको श्रेणी क्रम में लगाया। एक लोड लगा दीजिए, लोड आर प्रतिरोध का एक प्रतिरोध लगा दीजिए, एक लोड लगा दीजिए। उसी के थ्रू तो करंट फ्लो के निकलेगी, तो हमें पता चलेगा कि करंट बढ़ रही है तो विभवांतर का क्या हाल है, या फिर विभवांतर घट रहा है, बढ़ रहा है तो करंट क्या हाल है। तो एक हमने लोड लगा दिया और लोड लगाने के बाद में इस लोड पे इसके समांतर क्रम में एक आपको क्या लगाना पड़ता है, ये प्लस और ये माइनस के बाद यहाँ पे प्लस आएगा। ये सब जब आगे अभी मैं समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पढ़ाऊंगा सब समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे क्यों लग रहा है और ये इसके ऊपर क्यों लग रहा है। ठीक है, एक्चुअली ये समांतर क्रम में लगा है, ये श्रेणी क्रम में लगा है, वो आगे समझ में और अच्छे से आएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिलहाल मैंने क्या किया, एक वोल्टमीटर लगा दिया वोल्टेज को नापने के लिए, वोल्टमीटर लगा दिया वोल्टेज को नापने के लिए। और एक क्या करते हैं अपन लोग, एक और काम कर लेते हैं। एक हम लोग एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाने का फायदा ये होगा कि हम उस वेरिएबल रेजिस्टेंस से धारा को वेरी करते रहेंगे, धारा को बदलते रहेंगे और फिर अपनी यहाँ पे धारा नाप लिया करेंगे और वहां पे विभवांतर नाप लिया करेंगे। तो हमें धारा और विभवांतर में ही तो रिलेशन ओम्स लॉ में बताया गया है। ओम्स लॉ में क्या कहा गया है कि धारा को बढ़ाओगे तो विभवांतर बढ़ेगा, धारा को घटाओगे तो विभवांतर घटेगा। उसी चीज को तो सत्यापित करना, उसी को प्रूफ करना, उसके लिए हमने एक वोल्टमीटर लगाया, एक अमीटर लगाया। ठीक है, एक हमने बैटरी लगा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हमने लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया। बैटरी क्यों लगाया, सोर्स चाहिए हमें कुछ ना कुछ चीजों को नापने के लिए। एक हमने स्विच लगा दिया, स्विच से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, स्विच से हम क्या कर सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अमीटर वोल्टमीटर प्रतिरोध लगा दिया। और ये क्या है, ये हिंदी में धारा नियंत्रक है या फिर इंग्लिश में वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हम करंट को वेरी करना चाह रहे हैं और वोल्टेज को देखना चाह रहे हैं कि वोल्टेज की क्या स्थिति रहती है। तो सिंपल हो गया, सब चीजें आपको पता लग गई। ये पूरा कनेक्शन आपको समझ में आया होगा। ये प्रैक्टिकल कर सकते हो अगर आपके पास एक धारा नियंत्रक हो, बैटरी सोर्स मिल जाएगा, स्विच मिल जाएगा, अमीटर वोल्टमीटर मिल जाएगा, प्रतिरोध मिल जाएगा। ऐसा कनेक्शन घर पे बनाओ और आप इसको प्रूफ कर सकते हो, आप इसको देख भी सकते हो, लैब में भी देख सकते हो। लेकिन हम लोगों को इतना टाइम नहीं लगाना है, आसान सी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। और हाँ, याद रखना हमेशा बैटरी से करंट किधर फ्लो होती है, इसके प्लस टर्मिनल से निकलती है और
घूम फिर के यहां से जाएगी, इसमें घुसेगी और घूम फिर के यहां से आते हुए और यहां से आते हुए इसके माइनस टर्मिनल से अंदर फ्लो होगी। इसके माइनस टर्मिनल से अंदर हमेशा करंट बैटरी के बाहर से अगर ध्यान दोगे तो प्लस टर्मिनल से निकलेगी और आके माइनस पे टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा ये पूरा का पूरा जो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया है। और इससे हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इससे हम करने क्या वाले हैं, ध्यान से देखो, करने क्या वाले हैं, हम यहां पे वोल्टेज का एक टेबल बनाते हैं और हम एक करंट का एक टेबल बनाते हैं। हम करने क्या वाले हैं, वोल्टेज और करंट का एक टेबल बना लेते हैं, वोल्टेज और करंट का एक टेबल बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, पहले हम सब कुछ ये पूरा सिस्टम जो हमारा होगा स्विच को ऑन कर देंगे। अभी कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ जीरो पे है। हम एक काम करेंगे, हम वोल्टेज को जीरो पे रखेंगे, करंट कितनी हमको मिल रही है, जीरो मिल रही है। वोल्टेज को जीरो रखा, करंट कितनी मिल रही है, जीरो मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, इस धारा नियंत्रक को आगे या पीछे करेंगे, धारा को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, या फिर वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे। धारा नियंत्रक का काम ही है ये चीजों को वेरी करना, बदलना। तो हम इसको क्या करेंगे, इस ये जो वेरिएबल है, ये जो हमने धारा नियंत्रक को पढ़ा दिखाया था, टर्मिनल दिखाया था, उसको आगे या पीछे करने से धारा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको हम पीछे कर देंगे या आगे कर देंगे अपने प्रैक्टिकल के अनुसार। और हम क्या करेंगे, अपने अमीटर में एक बार झांक के देखेंगे क्या रीडिंग दे रहा है, एक बार वोल्टमीटर में झांक के देखेंगे कि क्या रीडिंग दे रहा है। और वोल्टेज और करंट को हम यहां पे लिखते जाएंगे, ये धारा नियंत्रक की पोजीशन बदलते जाएंगे और देखते जाएंगे कि वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ रहा है और करंट पे क्या फर्क पड़ रहा है उस प्रयोग में। ठीक है, तो हम देखेंगे, हम जैसे एक प्रयोग में आपको ऐसे जनरली बता दे रहा हूं कि होगा क्या जब आप ये करोगे। जैसे 0 पे था तो 0 था। अब सपोज दैट वोल्टेज अगर बढ़ के 2 हुआ तो धारा हो सकता है 0.5 की आ रही हो। वोल्टेज बढ़ के 4 हुआ तो धारा हो सकता है 1 की आ रही हो। ये 6 हुआ, हो सकता है ये 1.5 हो गया हो। ये 8 हुआ तो हो सकता है ये 2 हो गया हो। ये 10 हुआ तो हो सकता है ये 2.5 हो गया हो। और ये 12 हुआ तो हो सकता है ये कितना हो गया हो, 3 हो गया हो। ये जो मैंने टेबल अपने आप से तुम्हें समझाने के लिए बनाया, एक्चुअल में ये किसी ने प्रयोग किया था और उसके इस वोल्टेज पे ये करंट उसको इस एक्सपेरिमेंट में मिली थी, वो मैंने यहां पे लिख दिया। तो आप ये घर पे कर सकते हो, ये वैल्यूज खुद से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमें एक क्या मिल गया, एक हमें V और I में एक टेबल मिल गया। अब जरा ध्यान से देखो, इस V और I में तुम खुद से एनालाइज करना ध्यान से कि जब ये 0 से बढ़ के 2 हो रहा था तो धारा भी 0 से बढ़ के 0.5 हो रही थी। जब ये 2 से बढ़ के 4 हो रहा था तो 0.5 से बढ़ के 1 हो रहा था। और लगातार 4 से 6, 1 से 1.5, 6 से 8, 1.5 से 2, ये लगातार वोल्टेज के बढ़ाने से धारा जो है बढ़ती हुई दिख रही है आपको। धारा बढ़ती हुई दिख रही है कि नहीं, दिख रही है। और सेम अगर उल्टा चले 12 से 10 या फिर 10 से 8 पे, तो ये भी 3 से घट के 2.5, 2.5 से घट के 2, यानी कि वोल्टेज जब घट रहा था तो धारा भी क्या हो रही थी, घट रही थी। और यही चीज देख के ओम्स साहब ने हमें कहा कि वोल्टेज जो है वो हमेशा धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। वोल्टेज जो है हमेशा धारा के कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ये तो कोई भी अब कह सकता है। अब बात आ रही थी कि इसको हटा के इक्वल टू लगा के एक कांस्टेंट मान लो K आया और I आया। ये कांस्टेंट कैसे निकलेगा, ये कांस्टेंट भी निकलेगा बच्चों। कैसे, इस टेबल में से कोई भी एक वैल्यू तुम रखो। जैसे वोल्टेज को तुमने एक काम किया, वोल्टेज को 0 पे तो कुछ नहीं, 0 पे तो कुछ है ही नहीं। 2 और इस वाले को देखो, वोल्टेज को 2 रख दो और बराबर कांस्टेंट तुम निकालो, I का मान रख दो 0.5, गुणे में है। तो यहां से K कितना निकलेगा बताओ, 2/0.5 होगा, 10 में ऊपर जाएगा, 5 का 5 होगा, 20 के बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, छोटा होगा, लेकिन आसान सी चीज थी, समझ में आ रहा होगा। अब अगर V बराबर कांस्टेंट इंटू I था, सपोज दैट तुम इस वैल्यू को रखना चाह रहे हो, इस वाली को, तो V बराबर तुम 6 रखो, बराबर K तुम निकालो, I का मान रख दो 1.5, तो यहां से K निकलेगा, K बराबर कितना निकलेगा, 6/1.5, 10 में ऊपर जाएगा, 15 चौके 60, K बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि K बराबर तुमने देखा यहां भी 4 आया, K बराबर यहां भी 4 आया। और विश्वास मानो तुम घर पे बैठे बैठे कर लेना, V का मान ये रखना, I का मान ये रखना, तो भी ये तो मैं रख चुका हूं, ये रखना तुम 8 और 2, तब भी कितना आएगा, 8/2 4 आएगा, 10/2.5 25 चौके 100 4 आएगा, 12/3 चौके 12 4 आएगा। यहां से धारा का मान कितना आएगा, कांस्टेंट का मान कितना आएगा, हर बार कितना आ रहा है, 4 4 4 4 4। तो ओम साहब ने क्या किया, V बराबर K इंटू I में ये V बराबर, अब हमें एग्जैक्ट पता चल गया इस पूरे एक्सपेरिमेंट से, ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया, टेबल बनाया, इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें एक चीज पता चल गई कि जो वोल्टेज बराबर K इंटू I आ रहा था, उसमें K बराबर हमेशा 4 है, K कांस्टेंट है, K कभी बदलने वाला नहीं है। और देखो उन्होंने एक चीज क्या किया कि R प्रतिरोध का यहां पे प्रतिरोध लगाया था। प्रतिरोध का मान R है, वो पहले से हमको पता था। R प्रतिरोध का प्रतिरोध हमने इस पूरे एक्सपेरिमेंट में लगाया था। R प्रतिरोध का, इसका R का मान कुछ भी तो होगा ना,
1 2 3 4 5 ओम का कुछ भी समथिंग ओम का हमने प्रतिरोध लगाया था। अब हमने देखा कि ये जो 4 आया ना, ये इस प्रतिरोध के बराबर है। एक्चुअली हमने इस एक्सपेरिमेंट में जो प्रतिरोध यूज किया था वो कितने ओम का किया था, 4 ओम का किया था, और हर बार नियतांक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो नियतांक आता है ये V बराबर K इंटू आई में ये जो कांस्टेंट आता है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, वो V बराबर कांस्टेंट जो आता है वो प्रतिरोध के बराबर आता है R इंटू आई, या फिर अच्छे से अगर लिखें तो इसको V बराबर हम किसके टर्म में लिख देते हैं, IR के टर्म में लिख देते हैं। और इसी एक्सपेरिमेंट के बदौलत ओम साहब ने निकाला था क्या, ओम साहब ने बताया था क्या, ओम्स लॉ। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट बहुत आसान सा है, आई थिंक आपको पूरा समझ में आया होगा, आप इजीली इसको परफॉर्म कर सकते हो। और अगर पेपर में आता है सत्यापित करने के लिए, पहली बात तो ये पूरा सेटअप बनाना जरूरी है, एक टेबल दिखाना, और जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि आपको ये पूरा एक विद्युत परिपथ तैयार करना है, और इस परिपथ में धारा नियंत्रक की मदद से धारा को बदल के वोल्टेज का एक टेबल बनाना है। और ये टेबल बनाने के बाद हमने क्या किया, हमने देखा है कि वोल्टेज को बढ़ाने से करंट बढ़ता है और करंट को बढ़ाने से या फिर वोल्टेज बढ़ता है। फिर हमने कांस्टेंट कैसे निकाला है, इस टेबल की मदद से, जब V बराबर K इंटू आई, हम यहां तक तो पहुंच प्रोपोर्शनल होता है, और इक्वल हटा के कांस्टेंट आएगा, ये तो मैथमेटिक्स कहती है। और ये K भी हमने कहां से निकाला, यहां से निकाला, और ये K उस प्रतिरोध के बराबर हुआ करता था, इसीलिए उन्होंने कहा कि कांस्टेंट हमेशा प्रतिरोध के बराबर होगा और V बराबर क्या होगा, IR होगा। तो ये ओम्स लॉ का सत्यापन भी हो गया, हमने ओम्स लॉ को सत्यापित कर दिया। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, आप इसको सत्यापित कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम कभी भी आपके एग्जाम में अगर आता है, ओम्स लॉ क्या होता है पूरा बताया मैंने, और फिर सत्यापित करने के लिए भी मैंने यहाँ पे पूरा बताया, सेटअप पूरा बताया। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपको अपनी भाषा में लिखना है, और मैं यही कहूंगा आपसे कि आपके पास विज्ञान की तो किताब होगी है ना, घर पे किताब होगी सबके पास, उस बुक से भी आप चाहो तो ये सत्यापन वाला पार्ट वहां पे दिया हुआ है। अगर वो भाषा नहीं लिख पा रहे हो तो उस किताब से जाके वो 4 लाइन पढ़ लेना, वो 4 लाइन समझ लेना, या फिर अपने नोट्स में लिख लेना, ताकि एग्जाम में आए तो आप उसको लिख सको। पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं लिखूंगा, टाइम खराब होगा। आपके पास ऑप्शन है, कुछ नहीं है, सब कुछ समझ में आया। जो उसमें से आपको लगे कि हाँ ये लाइन मुझे एग्जाम में लिखनी चाहिए, वो लाइन आप लिख के एक्सप्लेन कर देना, ये सत्यापित हो जाएगा, आपका 4 नंबर का काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। फटाफट से काम करो, एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, है ना। पूरा ऐसे ही आपको बताना है, पूरा ऐसे ही आपको समझाना है, और इसके बाद एक 2 नोट पॉइंट है वो बता देता हूं, फिर क्लास को खत्म करते हैं। फिर आगे कल करेंगे चेक पॉइंट्स, देखते हैं अब तक हमने जितना पढ़ा है वो हमसे कुछ एक सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। नोट पॉइंट, ओम्स लॉ के लिए एक नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चालक ओम के नियम का पालन, ये पालन लिखा हुआ है, तब तक ही करता है जब तक चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या फिर ताप आदि अपरिवर्तित रहता है। यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट हमने अभी किया है, ये एक्सपेरिमेंट किया है, इसमें जो भी रिजल्ट आया है ये रिजल्ट तब आएगा, या फिर V बराबर IR तब होगा, या फिर ओम्स लॉ तब फॉलो होगा जब आप टेम्परेचर को जिस कंडक्टर के लिए, जिस चालक के लिए आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसका लंबाई वगैरह आप क्या रखते हो, कांस्टेंट रखते हो, नियत रखते हो, उसको अपरिवर्तित रखते हो। उसको अगर परिवर्तित करोगे लंबाई या फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या फिर टेम्परेचर को अगर आप अप या डाउन करते हो, कम या ज्यादा करते हो, तो फिर ये एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आए हैं वो बदल जाएंगे, वो परिणाम बदल जाएंगे, और फिर ओम्स लॉ का पालन नहीं होगा। तो जब भी ओम्स लॉ आप लगाएंगे या फिर ओम्स लॉ जब भी फॉलो किया जाएगा, तो आप अंडरस्टूड है, आप ध्यान रखना कि वहां पे टेम्परेचर, लंबाई या फिर एरिया जो है वो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो बदला नहीं है, वो नियत रखा गया, कांस्टेंट रखा गया। तो उम्मीद करता हूं ये नोट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ये आपको याद रखना। कई बार ये भी 1 या 2 नंबर के सवाल में चिपका दिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या पूछ दिया, ये तो हमें बताया नहीं जाता। यहाँ पे मैंने आपको बताया है, आप ये वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो। और देखो बच्चों, एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना कि संगत आपकी अच्छी होगी तभी आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी जो विचारधारा है वो भी अच्छी होगी। संगत का बहुत फर्क पड़ता है, लोग कहते हैं नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है। तो इसलिए आप कोशिश करो, साथ हमेशा अच्छे लोगों का करो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप छात्रों की संगत करो, जो पढ़ने लिखने वाले बालक नहीं, उनकी संगत आपके लिए अच्छी नहीं होगी। हमेशा आप ऐसे व्यक्ति को देखो, ऐसे व्यक्ति को फॉलो करो जो लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा है, आप उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो, तो आप किसी अच्छे व्यक्ति को देखो जो लाइफ में क्या कर रहा है, आप उसको कॉपी करने की कोशिश करो। और बाकी कॉपी करने का मतलब यह है कि थोड़ी वक्त के लिए आप कॉपी कर सकते हो, बाद में आपकी अपनी सोच, अपनी समझ, आप अपने हिसाब से आप अपने आप को डेवलप कीजिए। मैं तो ये कहूंगा कि किसी को मत कॉपी करो, बस किसी अच्छे इंसान को देख रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, तो उसकी सोच के हिसाब से सोचो कि ये किस हिसाब से सोच रहा है इसकी, क्योंकि निगेटिविटी बहुत है हमारे आसपास। अगर उन गंदी चीजों में आप फंसोगे तो फंस के रह जाओगे, जिंदगी हो जाएगी खराब, बाद में बहुत तकलीफें होती हैं। वो शायद आपको अभी ना समझ में आए, लेकिन अगर आप मुझे सोचते हो कि मैं आपको अच्छी नॉलेज देता हूं या फिर मैं आपको ठीक चीजें बताता हूं, तो आप ये चीज नोट कर लो कि आप संगत अगर आपकी बुरी है तो आप आज ही त्याग दो, उनसे दूरी बना लो।
थोड़ा सा अच्छे बच्चों अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहो। और जो बच्चे इस घमंड में है कि मैं तो 90% ले आऊंगा, मुझे तो सब आता है, मैं करके बैठा हूं, कभी नहीं आएगा। और जो बच्चे शॉर्टकट खोज रहे हैं ना कि विद्या से पढ़ लें या फिर अवतार से पढ़ लें या फिर यहां से पढ़ लें वहां से पढ़ लें या फिर मतलब आधे घंटे 1 घंटे में कोई वीडियोस मिल गई जिसमें सब कुछ बताया गया, हु हल्ला चल रहा है, आप सोच रहे हो वहां से करके आप अच्छे नंबर लाओगे या फिर ज्ञान बढ़ा लोगे या फिर आगे आपका बेसिक्स इतना अच्छा हो जाएगा कि आप किसी कंपटीशन को क्रैक कर पाओ या कंपटीशन तक पहुंच पाओ, तो आपकी भूल है। आपको टाइम देना पड़ेगा, पढ़ाई मेहनत मांगती है। देखो मैं कहता हूं कि स्मार्ट वर्क आपको करना है, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है कि आप रगड़ते रहो 20-20 घंटे, आपको स्मार्ट वर्क करना है। भले ही आप 4 घंटे 5 घंटे की मेहनत करते हो, लेकिन अब इतना भी नहीं कि 1 घंटे में ही सब कुछ निपटा दोगे, ठीक है। तो आपको टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा समय दो, इन चीजों को डिटेल में जैसे मैं पढ़ाता हूँ ऐसे पढ़ने की कोशिश करो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में जरूर आ रही होंगी, आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर। बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ख्याल रखना अपना, ठीक है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। ख्याल रखना, और चीजों को जो मैंने समझाया आखिरी के 2-3 मिनट में, इसको थोड़ा सा सोचना कि सर ने सही कहा है कि नहीं कहा। अगर आपको लगता है अपने जीवन में उतारिए इसको। चलिए, थैंक यू।